सुप्रभात। आज हम भारत माता जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू, इस अध्याय का अंग्रेजी से हिंदी रूपांतर हरिबाबू उपाध्याय ने किया। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म 1889 इलाहाबाद में हुआ था। आपकी मृत्यु 1964 में हुई थी। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आपकी जो आत्मकथा है, वो है मेरी कहानी। मेरी कहानी जो है ये आपकी आत्मकथा है और आपने जो है पुस्तकें लिखी हैं जिसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, जिसका नाम है विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, जिसका हिंदी अनुवाद हो चुका है हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी और पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और आपके लेखों और भाषणों का जो संग्रह है हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की समस्याएं, आपके लेखकों और भाषणों का जो संग्रह है, इसमें हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, भारत की बुनियादी एकता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। आप हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे। देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है। आपकी उच्च शिक्षा जो है वो विदेश से हुई है। इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज से हुई है। आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है गांधी जी का प्रभाव पड़ा है। आप गांधी जी से काफी प्रभावित थे और गांधी जी की पुकार पर ही आप पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए थे। गांधी जी के कहने पर आप आजादी की लड़ाई में जुट गए थे और 1929 में लाहौर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता आपने की थी, जिसमें आपने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नेहरू जी का झुकाव हमेशा समाजवाद की ओर रहा है। आपका झुकाव जो है हमेशा समाजवाद की ओर रहा है और देश विकास के लिए आपने अनेक योजना बनाई है। देश के विकास के लिए आपने अनेक योजना बनाई है और इन योजनाओं को साकार करने का प्रयास भी आपने किया है। बच्चों में आप साचा नेहरू के नाम से जानते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति
और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया है। यानी कि आपने विश्व शांति का संदेश और पंच इन सिद्धांतों का प्रसार जो है आपने विश्व में किया है। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। देखिए, ये पाठ जो है हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है और इस पाठ का जो हिंदी रूपांतर है, हिंदी रूपांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इस पाठ का जो हिंदी रूपांतर अंग्रेजी से वो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। नेहरू जी ने इस पाठ में बताया है, इस भारत माता पाठ में बताया है नेहरू जी ने कि देश के आजादी से पहले वो देश के कोने कोने में गए, आजादी से पहले देश के कोने कोने में गए और वहां आयोजित जलसों में भाग लिया और आम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान जो है अनेक राज्यों में बटा हुआ है, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान जो है वो एक। ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया और इस अपार फैलाव जो हिंदुस्तान का जो फैलाव है, उस एकता के पीछे क्या कारण है, क्यों भारत एक देश है, ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती हैं और यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में नेहरू जी ने भारत माता जो शब्द पर भी विचार किया कि भारत माता क्या है। वे किसानों से चर्चा करते थे कि भारत माता क्या है। किसान लोग बोलते थे धरती से मतलब है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत माता से मतलब है इस देश में रहने वाले लोग, इस देश में बहने वाली नदियां, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, ये सभी भारत माता है। उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ की करोड़ों करोड़ों लोगों की जय जो है कहने की जरूरत नहीं है। वे अपने छोटे आकार के बावजूद भी इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है। यानी भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय से मतलब है। भारत माता का मतलब होता है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय, यहाँ बहने वाली नदियों की जय, यहाँ के झरनों की जय। और नेहरू जी ने यह भी बताया कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण जो है पहना है। इसलिए भारत माता से तात्पर्य है करोड़ों लोगों की जय, भारत में बहने वाली नदियों की जय, भारत में रहने वाले लोगों की जय, भारत के पर्वतों की जय, पेड़ पौधों की जय। ये चीज उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब हम इस पाठ का जो सारांश है वो समझ लेते हैं। नेहरू जी बताते हैं, देखिए पाठ में नेहरू जी बताते हैं कि जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता था। नेहरू जी देश स्वतंत्र होने से पूर्व उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों को समझाने का प्रयास किया और उस जलसे में वो लोगों से बातचीत करते हैं कि हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करते हैं।
और पूछ दें कि भारत शब्द जो है वो कैसे पड़ा है। ये भारत शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम ये शब्द पड़ा है और शहर में ये नहीं बताते थे क्योंकि शहरी लोगों को इस संदर्भ में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं थी, उनको पर्याप्त जानकारी थी, इसलिए ये भारत की चर्चा जो है अधिकांश वे नेहरू जी जो गांवों में करते थे और शहरी लोग तो उनको सारी जानकारी थी, लेकिन शहरी लोगों को किसानों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी कि किसानों की स्थिति कैसी है, क्योंकि किसानों के पास एक सीमित ज्ञान था। शहरी लोगों के पास पूर्ण रूप से ज्ञान था कि भारत क्या है, भारत कितने राज्यों में बटा है, वो जानकारी थी, लेकिन गांवों के लोगों को पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं थी। इसलिए नेहरू जी चर्चा करते हैं देश की और कि आज़ादी किस प्रकार हमें प्राप्त की जाए, हमें आज़ादी कैसे मिले, किस तरह देश का एक हिस्सा, किस तरह देश का एक हिस्सा जो है अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सभी भारतीय जो हैं वो एक हैं और हिंदुस्तान एक है। नेहरू जी कहते हैं और ऐसे ऐसे मसलों का जिक्र करते हैं ये कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वो जिक्र करते हैं कि किसानों की स्थिति एक जैसी है, किसानों की स्थिति एक सी है, उन पर अत्याचार होता है, उन पर लगाम लगाया जाता है, उनको उनकी फसलों की कीमत नहीं मिलती है। ये सारी बातें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किसानों की एक जैसी स्थिति है उसका जिक्र करते हैं और स्वराज्य का भी जिक्र करते हैं कि जब हमें अपना स्वराज्य मिल जाएगा तो निसंदेह किसानों की स्थिति में सुधार आएगा, उसकी भी वो चर्चा करते हैं। और थोड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता है। देश स्वतंत्र होगा तो इसका फायदा थोड़े किसानों को नहीं मिलेगा, संपूर्ण देश के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और नेहरू जी आगे ये भी बताते हैं, कि उत्तर पश्चिम खैबर दरे से लेकर दूर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक, नेहरू जी ने खैबर दरे से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा, कन्याकुमारी तक की यात्रा की। सभी जगह किसानों से वो एक ही बात पूछते हैं, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है। किसानों की समस्याएं थी, वो बेचारे गरीब थे, कर्जदारों से परेशान थे, पूंजीपतियों के शिकंजे में रहते थे, जमींदार उनका शोषण करते थे, कड़े लगान और सूद लगाए जाते थे, पुलिस के जुल्म सभी किसानों को सहने पड़ते थे। यानी खैबर दरे से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों की स्थिति एक जैसी थी। और एक देश पर एक बोझ भी था, हमारे देश पर एक बोझ भी था, वो था कि विदेशी सरकार जो है हमारे देश पर राज कर रही थी, वो किसानों का शोषण कर रही थी, उनके ऊपर अनेक प्रकार के कर्ज लाद रखे थे। उस विदेशी सरकार ने हमारे देश के किसानों पर अनेक प्रकार के कर्ज लाद रखे थे, इनसे छुटकारा पाना होगा। नेहरू जी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कर्ज से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, जब हमारा देश क्या होगा,
स्वतंत्र होगा तभी हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हम सभी हिंदुस्तान के बारे में सोचें। दुनिया में बहुत बड़ा भाग हमारा है। हम हिंदुस्तान के बारे में सोचें। हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा भाग जो है वो हिंदुस्तान के पास है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। नेहरू जी अपनी बातचीत से लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि वहाँ के किसानों ने आवाज उठाई, वहाँ के मजदूरों ने आवाज उठाई, वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बात को मानना पड़ा। चाहे वो चीन की बात करे, चाहे वो स्पेन की बात करे, चाहे वो मध्य यूरोप की बात करे, मिस्र की बात करे, पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वो जिक्र करते हैं नेहरू जी। और नेहरू जी भारतीयों को बताते हैं आगे, नेहरू जी आगे भारतीयों को बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी आगे भारतीयों को बताते हैं कि सोवियत यूनियन में क्या परिवर्तन आया है, अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। ये सब उनको, किसानों को वो आसानी से समझा सकते थे। क्यों? क्योंकि इन सभी भारतीयों ने, किसी ने महाकाव्य पढ़े हैं, किसी ने पुराण पढ़े हैं, तो इन सभी देशों का जिक्र जो है आता रहता है, उन कहानियों के बीच में आता रहता है। तो देश की कल्पना बताना उनके लिए आसान था। पुराने सिपाही मिल जाते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे सिपाही मिलते थे जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था और वो विश्व से परिचित थे। देखिए, नेहरू जी भारतीयों को बड़ी आसानी से बताते थे और भारतीय लोग बड़ी आसानी से समझते थे। देखिए कि सोवियत यूनियन में क्या परिवर्तन आया, अमेरिका ने कैसी तरक्की की। भले ही वो आसान नहीं था, समझाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे भारतीय किसानों को, हमारे भारतीय लोगों को महाकाव्यों की जानकारी थी, पुराणों की जानकारी थी। और महाकाव्य पुराणों में कई बार जो है प्राचीन स्थितियों, जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं का जिक्र किया गया है। यही नहीं, जो हमारे देश के सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले चुके थे, उनको मालूम था कि देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है। और पिछली जंग में इन लोगों ने विदेशों में नौकरियां की थी, उनको मालूम था कि किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, किस प्रकार इन यूरोपियन देशों में परिवर्तन हुआ है। और यही नहीं, सन 1930 के बाद, सन 1930 के बाद आर्थिक मंदी का दौर चला। सन 1930 के बाद आर्थिक मंदी का दौर चला, जिससे दूसरे देशों की जानकारी लोगों को समझ में आ जाती है। और उस समय भारत में भी मंदी का भयंकर दौर चल रहा था, विदेशों में भी भयंकर मंदी का दौर चल रहा था। इस कारण से भारतीयों को इसकी पर्याप्त जानकारी थी। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब वे एक जलसे से दूसरे जलसे में पहुंचते थे, एक जलसे से दूसरे जलसे में जब नेहरू जी पहुंचते थे, तो लोग कहते थे भारत माता की जय, लोग कहते थे भारत माता की जय। तो नेहरू जी उन लोगों से पूछते, ये भारत माता क्या है? तब एक किसान ने जवाब दिया कि धरती माता। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, नेहरू जी ने कहा नहीं, धरती से तात्पर्य नहीं है। कौन सी धरती? इस गांव की धरती, इस जिले की धरती, उस सूबे की धरती, या सारे हिंदुस्तान की धरती? फिर कहते नेहरू जी कि हिंदुस्तान एक है। फिर कहते हिंदुस्तान एक है।
भारत माता से तात्पर्य है कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के झरने, ये सारे भारत माता में आते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी किसान भारत माता, ये सब उनको समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आप सभी प्रिय हैं, हम सभी हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये हम सभी जो हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान में कोने कोने में जितने पर्वत हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं, वो सभी भारत माता हैं। और मतलब हुआ कि लोगों की जय। नेहरू जी उनसे कहते कि तुम इस भारत माता के अंश हो। वे किसानों से कहते नेहरू जी कि तुम भारत माता के अंश हो। हम सभी जो हैं भारत माता के अंश है। एक तरह की भारत माता जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते, उन सभी लोगों की आंखों में चमक आ जाती। जब नेहरू जी कहते कि तुम सभी भारत माता हो, तो उन लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती थी। ये लोग खुश हो जाते थे, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। इस तरह ऐसा लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली। इस तरह से नेहरू जी जो है भारत माता के संदर्भ में उनको समझाने का प्रयास करते। तो इस पाठ में नेहरू जी ने जो है भारत माता के माध्यम से देश की एकता के बारे में बताया है कि देश स्वतंत्र होने से पूर्व अनेक हिस्सों में बटा हुआ था, फिर भी एक था देश। हमारी पूरे देश की समस्या है, किसानों की समस्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक जैसी थी। यही नहीं, और विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के किसानों ने अपने हिसाब से परिवर्तन किए हैं। ऐसे ही हम सभी को एक होना पड़ेगा और परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। यही नहीं, नेहरू जी ने यह भी समझाने का प्रयास किया कि भारत माता क्या है। भारत माता से तात्पर्य है भारत में रहने वाले लोगों से, नदियों से, पर्वतों से, पहाड़ों से आदि से है। इस तरह से ये पाठ जो है यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।